नमस्कार दोस्तों। मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक न्यूज नेटवर्क को लेकर जो खुलासा किया है उससे उनके प्रतिद्वंदी चैनल्स में, जो उनके कॉम्पिटिटिव चैनल्स से, उनमें उत्सव का माहौल है और होना भी चाहिए, क्योंकि खासतौर पर आज तक बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि आज तक का ये दावा था कि टीआरपी को लेकर पिछले 18 वर्षों से वो देश का नंबर 1 चैनल है, अपने आप को सबसे बड़ा और सब नंबर 1 चैनल बताता था और उसका ताज जो है रिपब्लिक भारत ने छीन लिया था। अंग्रेजी में तो अर्नब का चैनल नंबर 1 पहले से ही था, हिंदी में भी इधर जो है 2.5-3 महीने से उसने ये ताज आज तक से छीन लिया था और गैप बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया था। मतलब मार्केट शेयर 20% अगर रिपब्लिक का था तो इनका 13-14% रह गया था, बहुत ज्यादा गैप हो गया था। तो एक तो वो लोग बहुत खुश हैं जो टीआरपी गेम में हैं और इस खुलासे को लेकर। दूसरी तरफ वो लोग बहुत खुश हैं जो बहुत ज्यादा परेशान थे रिपब्लिक भारत की जो स्टाइल ऑफ एंकरिंग, जो उन्मादी पत्रकारिता कह लें या सर्कस पत्रकारिता कह लें, जो उछल कूद, जो चीख चिल्लाहट और जो अराजकता जिस तरीके से वो दिखा रहे थे, और उसमें वो लोग जो ये सोच के परेशान थे कि ये अराजकता और ये चीख चिल्लाहट और ये स्टाइल ऑफ जर्नलिज्म बिक रहा है या इसमें कुछ मैनिपुलेशन है। तो उनको ये सेटिस्फेक्शन हुआ, उनको एक संतोष हुआ कि भाई ये मैनिपुलेशन था जो बिक रहा था। लोग दरअसल ये देखना पसंद नहीं करते हैं जो वो दिखा रहा था, क्योंकि वो जो कर रहा था वैसा एक अपने आप में इतिहास था, ऐसा किसी ने अभी तक किया नहीं था। बहरहाल मैं जो आपसे बात करने आया हूं वो ये कि पहली बात तो ये कि मेरे लिए ये कोई बहुत चौंकाने वाली खबर नहीं है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इसमें पुलिस का इंटरवेंशन हो गया है। अदरवाइज टीआरपी मैनिपुलेशन कोई नई बात नहीं है। मेरे जैसे पत्रकार जिन्होंने लंबा वक्त टेलीविजन में गुजारा है, उनके लिए भी ये कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं होगी कि पहली बार ऐसा नहीं हो गया है कि एकदम से खुलासा हो कि ऐसा होता है। ये हमेशा से संदेह रहा है, हमेशा से ये बातें कही जाती रही हैं और बस ये है कि उसको इस स्तर पे जाकर किसी जांच एजेंसी ने इस तरीके से उसकी पड़ताल नहीं की थी और उसको एस्टैब्लिश नहीं किया था अभी तक। अब मैं जो आपसे साझा करना चाह रहा हूं वो ये कि अर्नब गोस्वामी ने खासतौर पर हिंदी पत्रकारिता का जो कबाड़ा किया है, जो उन्होंने न्यूज चैनल्स की जो गिरावट का जो एक स्तर था शुरू से, उसको और जो एकदम बिल्कुल पतन की ओर ले जाने का, बहुत कम समय में बहुत गहराई तक ले जाने का जो काम किया है, उसका तो कोई समर्थक हो नहीं सकता और उस तरह की पत्रकारिता शायद जरूरी भी नहीं है देश को। लेकिन ये दोस्तों, जो एक ख्याल अगर आपके मन में हो कि इस खुलासे के बाद न्यूज इंडस्ट्री में कोई क्रांति आने वाली है या जन सरोकारी पत्रकारिता के दिन अब आने वाले हैं, या अब जो है सब कुछ गुडी गुडी हो जाएगा अगर रिपब्लिक भारत, खुदा ना खास्ता मान लीजिए कि एक्सट्रीम पे हम सोच लें कि बैन हो गया तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा और हर तरफ जन सरोकार के मुद्दे उठने लगेंगे, तो ऐसी गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। दरअसल ये इंडस्ट्री का एक गैंग वॉर है और ये गैंग वॉर इसमें जो मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र सरकार को, अब साफ साफ कह दें अगर शामिल है, तो उसको हम यूं माने कि जो गैंग सत्ता के नजदीक है उस गैंग को शायद प्रश्रय मिला है, संरक्षण मिला है। ये गैंगवार यूं है कि अर्नब गोस्वामी, उसके पहले मैं आपको एक चीज का ध्यान दिला दूं। पिछले कुछ दिनों से आप आज तक, इंडिया टीवी, जी न्यूज और तमाम चैनल्स पर एक संदेश सुनते होंगे बीच बीच में, वो होगा एनबीए को लेकर, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन को लेकर, जिसमें कि वो चैनल में एक वॉइस ओवर चलता है और ये कहा जाता है कि हम एनबीए के सदस्य हैं और एनबीए का सदस्य होना इस बात की गारंटी है कि हम गुणवत्ता का ध्यान रखते हैं, हम मापदंडों का, सारे जो जर्नलिस्टिक जो पैरामीटर्स हैं उनका ध्यान रखते हैं, हम कोई अफवाह को खबर नहीं बनाते, वगैरह वगैरह,
मतलब हम विशुद्ध 24 कैरेट प्योर हैं, ये उस मैसेज में कहा जाता है। ये मैसेज पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे चल रहा होगा कि एनबीए का सदस्य होना इस बात की गारंटी है कि यहाँ पर प्रामाणिकता है खबरों की, यहाँ पर खबरें सब शुद्ध हैं, विशुद्ध हैं। ये मैसेज आपको रिपब्लिक भारत पे नहीं दिखता होगा, ये मैसेज आपको टीवी 9 भारतवर्ष पे भी नहीं दिखता होगा, बाकी सब चैनल्स पे दिखता होगा। दरअसल दोस्तों क्या है कि एनबीए जो है ये अब तक जो, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भारत में जो मीडिया को रेगुलेट करने की या मीडिया पर एक तरीके का नियमन करने के लिए एक संस्था है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया शीर्ष संस्था है जहां पर यदि आपको किसी मीडिया संस्थान से शिकायत है तो आप वहां पे अपनी बात रख सकते हैं। और वो सेमी जुडिशियल अथॉरिटी है, माने कि वहां के जो अध्यक्ष होते हैं वो रिटायर्ड जस्टिस होते हैं और वो एक तरीके की सेमी जुडिशियल अथॉरिटी है जो बकायदा आदेश पारित करती है सब पक्षों को सुनने के बाद। तो हमारे देश की जो ये पीसीआई है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इसमें सिर्फ अखबार आते हैं, इसमें न्यूज चैनल्स आते नहीं हैं, उनके उसके दायरे में न्यूज चैनल्स नहीं है, सिर्फ प्रिंट मीडिया है। तो अब इनकी सुनवाई कहाँ होगी टेलीविजन की? तो इसके लिए इन चैनल वालों ने बहुत पहले एक संस्था बना ली थी, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, एनबीए। एनबीए क्या है कि एक जितने मालिकान हैं चैनल्स के, जो उनका एक अपना खुद का बनाया हुआ एक एसोसिएशन है, समूह है। अब इसमें उसका समावेश कैसे करें कि हम जो है इसका भी ध्यान रखते हैं कि पत्रकारीय मापदंड वहां पे सारे लागू हों। उसके लिए इन लोगों ने एक बना लिया खुद ही सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी टाइप की, एनबीएसए। तो एनबीएसए एक अथॉरिटी इन्होंने बनाई जिसमें इन्होंने समाज के कुछ जो नामी गिरामी प्रोफेशनल्स हैं उनको शामिल कर लिया और उसका अध्यक्ष जो है वो रिटायर्ड जस्टिस एक बना लिया, जैसे इस वक्त जस्टिस सीकरी उसके अध्यक्ष हैं। एनबीएसए यानी न्यूज ब्रॉडकास्टर्स स्टैंडर्ड अथॉरिटी, ये बना रखी है कि यहां पर आप अपनी शिकायत कर सकते हैं और ये आपको सुनवाई करेगा। लेकिन इसका कोई मतलब ये सरकार द्वारा गठित कोई बॉडी नहीं है, ये एनबीए की खुद की बनाई हुई बॉडी है। अर्नब गोस्वामी का चैनल और टीवी 9 भारतवर्ष, अगर आपको याद हो, जैसे टीवी 9 ग्रुप रीजनल चैनल थे उसके बहुत सारे, वो उससे राष्ट्रीय स्तर का चैनल लेके वो चुनाव के दौरान आया, 2019 के दौरान मई के आसपास ये दोनों चैनल आए थे। अर्नब गोस्वामी ने एनबीए, क्योंकि जैसा कि अर्नब का व्यवहार, बात और उनका जो तौर तरीका है, अर्नब ने दरअसल एनबीए की सदस्यता नहीं ली, जो ऐसा पहली बार हुआ। और मार्च में टीवी 9 भारतवर्ष पूरे ग्रुप ने भी अपनी सदस्यता रिन्यू नहीं कराई। वो क्यों? वो इसलिए कि अर्नब ने एनबीए के अपोजिट एक संस्था खड़ी कर ली, एनएफए। इसका उन्होंने नाम दिया एनएफए। तो इसको इन्होंने बनाया कि न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन। और जैसे वहां एनबीएसए है सुनवाई के लिए, वैसे इन्होंने यहां बना लिया एनबीएफए, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन अथॉरिटी। जुलाई 2019 में एनबीए के मुकाबले जो है एनएफए बना और एनएफए में शुरुआत में 50 चैनल्स को मेंबर बनाया गया, जिसमें तमाम रीजनल चैनल, और ये अगुवाई इसकी कर रहा था रिपब्लिक भारत, मतलब अर्नब गोस्वामी। और अभी इसी रविवार को जो बीता है उसका चुनाव हुआ है एनएफए का, और एनएफए में की ओर से यह ऐलान किया गया कि हमारे पास 78 चैनल्स इस वक्त हमारे मेंबर हैं, जो शुरुआत में 50 थे, मतलब 28 और बढ़ गए। तो ये 78 चैनल्स का ग्रुप इन्होंने अपने आप को घोषित किया और इसी रविवार को चुनाव में अर्नब गोस्वामी एनएफए के चेयरमैन बने हैं, मतलब उसके प्रेसिडेंट बने हैं। अब एनबीए का चेयरमैन कौन है? एनबीए के चेयरमैन है इस वक्त इंडिया टीवी के मैनेजिंग एडिटर और सीईओ रजत शर्मा। वो एनबीए के हैं, जो पुराने खिलाड़ी हैं सारे, जी न्यूज हो गया, आज तक हो गया, जितने भी पुराने चैनल्स हैं वो सारे एनबीए में हैं। एनबीए के मुकाबले अर्नब ने खड़ा कर लिया है
एनएफए। अब यहां पर जो जद्दोजहद है कि यहां पर कितने चैनल्स की मतलब तादाद बढ़ रही है, तो जाहिर तौर पे जो बड़ा होगा उसी को रिकग्निशन ज्यादा मिलेगा, उसी को सरकार भी रिकग्नाइज करेगी, उसी को सुप्रीम कोर्ट भी कल को चल के हो सकता है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी के तौर पे स्थापित कर दे। अब ये एनबीए बनाम एनएफए चल रहा है। इसमें आपको एक बात मैं बीच में और बता दूं, उससे आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। ये जो एनएफए बना है, एनएफए को लेकर कितनी मतलब उकताहट और एक मतलब वो दुश्मनी का भाव है एनबीए वालों के बीच में, इसका उदाहरण अभी हमको पिछले दिनों इसी जुलाई में देखने को मिला था। शायद कुछ लोगों ने खबरें ऐसी पढ़ी हो। जैसे हुआ ये था कि रजत शर्मा ने, एनबीए के प्रेसिडेंट जो हैं, उन्होंने शिकायत करी टीवी9 भारतवर्ष। टीवी9 भारतवर्ष याद रखिएगा जो उस गैंग में है जो अर्नब गोस्वामी वाला एनएफए है। उसने मार्च में अपनी मेंबरशिप रिन्यू नहीं करवाई थी एनबीए की, वो एनएफए से जुड़ गया, मतलब अर्नब के साथ जुड़ गया। तो रजत शर्मा ने ये शिकायत कराई थी कि उन्होंने कहा कि बार्क में ये शिकायत कराई। बार्क, जैसा कि आप टीवी पे सुन रहे होंगे तो आप समझ ही गए होंगे, बार्क मतलब वो एजेंसी जो टीआरपी बताती है कि इस हफ्ते किस चैनल की कितनी टीआरपी रही। तो बार्क में ये शिकायत की थी कि टीवी9 भारतवर्ष एकदम से कैसे देश का नंबर 2 चैनल हो गया लॉकडाउन पीरियड में, माने मार्च ऑनवर्ड्स जो है टीवी9 बहुत तेजी से बढ़ा था, उसकी टीआरपी इतनी ज्यादा बढ़ी थी कि वो नंबर 2 की पोजीशन में आ गया था आज तक के बाद। और इसको लेकर एक घबराहट फैली थी, और चूंकि वो दूसरे गैंग का मेंबर है तो लिहाजा वो ज्यादा आंखों में खटका भी था। रजत शर्मा ने इसकी शिकायत बार्क में ये कहकर की कि लॉकडाउन पीरियड में न्यूज चैनल्स की व्यूअरशिप गिरी है, मतलब लोगों ने न्यूज चैनल देखना कम किया है, मनोरंजक चैनल ज्यादा देख रहे हैं। ऐसे में टीवी9 भारतवर्ष की व्यूअरशिप 59% बढ़ गई थी। वो कैसे बढ़ गई? तो ये एनबीए के प्रेसिडेंट की शिकायत थी ऑन रिकॉर्ड, जिस पर टीवी9 भारतवर्ष ने जो जवाब दिया था उसमें उसने कहा था कि एक वजह ये भी है हमारे खिलाफ शिकायत की, क्योंकि हमने एनबीए की मेंबरशिप नहीं ली है, रिन्यू नहीं कराई है। बहरहाल यह मामला उस वक्त उठा। अब आप एक बात का सबसे पहले ये अंदाजा लगाइए कि जो एनबीए का प्रेसिडेंट है वो खुद शिकायत कर रहा है बार्क से, टीआरपी को लेकर संदेह व्यक्त कर रहा है। इसका मतलब उसको ये महसूस हो रहा है कि टीआरपी मैनिपुलेट की जा रही है। अब टीआरपी मैनिपुलेट होती है, ये आरोप बहुत पुराना है, बहुत ही पुराना आरोप है। इसमें शुरुआत में तो ये था कि अब तो करीब, जैसे हमने पिछले दिनों एक इंटरव्यू चलाया था, इसमें हमने बताया था कि देश में करीब 40-45 हजार बॉक्सेस हैं जो घरों में लगे हैं, और जैसा जैसा उस पर लोग देखते हैं टीवी, उसके आधार पर तय होता है कि लोग क्या पसंद कर रहे हैं। ये डिब्बे जो लगाए जाते हैं, ये गोपनीय तरीके से जो एजेंसी है बार्क जो तय करती है वो लगाती है, और जैसा वो, जैसे मेरे घर में मान लीजिए लगा दिया डब्बा, तो मेरा परिवार कैसे बिहेव कर रहा है, किस वक्त कौन सा चैनल देख रहा है, किस वक्त कौन सा प्रोग्राम देख रहा है, इससे सारी चीजें तय होती हैं। तो दोस्तों ये बात एक बहुत पहले शुरू से कही जाती थी कि जैसे इंडिया टीवी वाले जो रजत शर्मा जी आज अब ये एनबीए के प्रेसिडेंट हैं, सब हैं, लेकिन जो पुराने लोग होंगे उनको याद होगा कि जब ये अपने चैनल को एस्टेब्लिश करने के लिए संघर्ष कर रहे थे तो इन्होंने रात को क्या कहते हैं, सेक्स डॉक्टर्स को बैठाकर उनसे कॉल्स करवाई थी, लोगों को गुप्त रोगों के बारे में ये जानकारी दिया करते थे, और फोन कॉल्स चलती थी पूरी पूरी रात न्यूज चैनल पे। और एक बार तो, कई बार तो ऐसा हुआ कि नोएडा एक में एक्सचेंज पूरा का पूरा टेलीफोन एक्सचेंज बैठ गया, इतनी ज्यादा कॉल्स आने लगी थी। एक वो भी दौर था जी न्यूज जो आज राष्ट्रवादी पत्रकारिता करता है, वो काल कपाल महाकाल नाम का प्रोग्राम करता था, इसमें अघोरी को मल खाते हुए, जानवर खाते हुए, लाशें खाते हुए, इस टाइप का भी कंटेंट दिखाया जाता था, जो समय समय पर टीआरपी की वजह से ये निशाने पर रहा कि भाई ये जो है इस तरह का कंटेंट परोसा जा रहा है। और अब जैसा कंटेंट अर्नब गोस्वामी परोस रहे हैं, अर्नब अपनी उछल कूद
और सर्कस वाली जर्नलिज्म जो करवा रहे हैं अपने रिपोर्टरों से। तो ये दौर रहा है और टीआरपी को लेकर कभी कोई ये स्थायी भाव नहीं रहा कि टीआरपी हमेशा जो आती है वो ओरिजिनल आती है। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए, जब 130 करोड़, हालांकि अब आबादी 140 करोड़ से ऊपर ही होगी, 130 करोड़ कब तक कहेंगे, वहां पर मात्र 40, 42, 45 हजार डिब्बे लगे हुए हैं। वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो बताते हैं हर तरह का चैनल, मतलब बच्चों का चैनल, स्पोर्ट्स चैनल, एंटरटेनमेंट चैनल, हिंदी, इंग्लिश, हर तरह के चैनल्स की टीआरपी इन 40-45 हजार उससे तय होती है। तो अब ये मैनिपुलेट नहीं होते हैं या मैनिपुलेट नहीं हो सकते, ऐसा तो संभव नहीं है। बहरहाल अब ये जांच पहली बार हुई है और हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि ये टीआरपी अगर घोटाला है तो ये घोटाला वाकई फिर बहुत ही गंभीर है, निश्चित तौर पर दर्शकों के साथ धोखा है और इस पर सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। लेकिन अब मेरे ख्याल से जब ये बात पुलिस जांच तक जैसे मामले में पहुंच चुकी है, राष्ट्रीय मुद्दा बन चुकी है, तो टीआरपी को अब जो है शायद कंसीडर करना ही खत्म कर देना चाहिए। और अब विचार इस बात पे होना चाहिए कि ये टीआरपी की आधार पर जो चैनल्स की जो क्या कहते हैं रेटिंग है, जो चैनल्स की रेटिंग है वो अब बंद होनी चाहिए, क्योंकि इसके दो नुकसान है। क्योंकि जिसकी टीआरपी ज्यादा होती है उसको ज्यादा विज्ञापन मिलते हैं, क्योंकि वो अपना रेट कार्ड ज्यादा बढ़िया बनाता है कि हमें ज्यादा लोग देखते हैं। बस एक ही यही कारण है। टीआरपी कतई ये तय नहीं करती कि इसका कंटेंट लोग पसंद कर रहे हैं, कि दर्शक इसको बहुत ज्यादा मान रहे हैं, ऐसा मैं नहीं मानता व्यक्तिगत तौर पर। तो ये टीआरपी का जो दबाव है, चैनलों को इससे मुक्त हो जाए इसी बहाने तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसमें एक आशा की किरण ये है कि आज ये खुलासा हुआ है, कल ही जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने एक जगह संबोधन में कहा है कि चैनल्स पर जो टीआरपी की पत्रकारिता हावी है, जो टीआरपी जर्नलिज्म है, ये बहुत खतरनाक है। इसमें क्या हो रहा है कि जन सरोकार से जुड़े मुद्दे, जो वास्तविक मुद्दे हैं, उन पर बात नहीं हो पाती है। तो टीआरपी का ये प्रेशर ही खत्म होना चाहिए, ये पैमाना ही खत्म होना चाहिए। इसका कोई दूसरा रास्ता निकले तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन हाँ, रिपब्लिक भारत की जो स्टाइल ऑफ जर्नलिज्म है, अगर ये टीआरपी मैनिपुलेशन है, अगर इस तरीके से टीआरपी इकट्ठा की जा रही है, तो निश्चित फिर ये बहुत राहत की खबर है कि उसके रिपोर्टरों की, एंकरों की उछल कूद दरअसल लोग नहीं पसंद कर रहे हैं। अर्नब का चिल्लाना और वहां का गाली गलौज वाला माहौल पसंद नहीं कर रहे हैं। दरअसल अर्नब टीआरपी खरीद रहे थे पैसा देकर।